साइंस क्लास 8 NCERT साइंस क्लास 8 चैप्टर 3 सांश्लेषित रेशे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। और फर्स्ट टॉपिक है, इस बुक का फर्स्ट टॉपिक है संश्लेषित रेशे सिंथेटिक फाइबर। बहुलक, पॉलीमर जिसे कहते हैं बहुलक, ये होता क्या है? संश्लेषित रेशे जो हैं और प्लास्टिक दोनों ही बहुत बड़ी इकाइयां हैं जो अनेक छोटी इकाइयों एकलक यानी मोनोमर्स को जोड़कर बनती है। यानी पॉलीमर मोनोमर से बनती है, छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ जोड़ के वो सारा पॉलीमर बन जाता है, यानी ये बहुलक बन जाता है। एक तरह का चेन है ये। तो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक दोनों बहुत बड़ी इकाइयां हैं जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनती है। अब संश्लेषित रेशे क्या हैं? तो वे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं और जिनका कच्चा माल जो है पेट्रो रसायन से प्राप्त होता है। तो दो चीज़ ध्यान रखना है, एक तो ये सिंथेटिक है यानी मानव इसको बनाएगा, यानी ये प्राकृतिक नहीं है। और दूसरा, ये कच्चा माल के रूप में इसमें यूज़ क्या होगा? तो पेट्रो रसायन, ये जो लिखा हुआ है पेट्रो रसायन, वो यूज होगा सिंथेटिक फाइबर बनाने में। अब उदाहरण सिंथेटिक फाइबर का देख लीजिए, तो रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, ये सारे उदाहरण हैं। हम अपने आसपास बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर को यूज करते हैं। अभी आज हम लोग इस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड टॉपिक जो है प्रमुख संश्लेषित रेशे। इसमें पहला जो पढ़ना है वो है रेयॉन। रेयॉन क्या है? यह वास्तव में पहला मानव निर्मित रेशा था। ये पहला मानव निर्मित रेशा था। यह पूर्णतः संश्लेषित नहीं था, यानी कुछ न कुछ, क्योंकि इसे कास्ट लुगदी यानी वुड पल्प के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं इसको बनाने में प्राकृतिक चीज़ का उपयोग किया गया, इसीलिए इसको पूर्णतः संश्लेषित नहीं मानते हैं। इसे कृत्रिम रेशम यानी आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिल्क से बहुत मिलता जुलता है। यानी अगर डुप्लीकेट सिल्क बनता है तो इसी का यूज़ किया जाता है, रेयॉन का। नाउ नेक्स्ट क्या है? नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन क्या है? तो ये भी एक संश्लेषित रेशा है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला दुनिया में सिंथेटिक फाइबर कौन सा बना, तो यही नायलॉन है जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर के रूप में पहली बार बना था। अब ये है क्या कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा तो था जिसे कोयले, जल और वायु से बनाया गया था। क्या क्या चीज़ यूज़ किया करके? कोयला, जल और वायु से बनाया गया था। इसकी गुण क्या है? तो यह प्रबल यानी स्ट्रांग होता है। एक बात हम पहले बता दें कि प्राकृतिक रेशा यानी नेचुरल फाइबर जितने भी हैं वो तो पहले से थे, लेकिन उनके बाद भी सिंथेटिक फाइबर बनाने की क्यों ज़रूरत हुई? तो नेचुरल फाइबर में प्रॉपर्टी कम होता था, जैसे वो स्ट्रांग नहीं होंगे, इलास्टिक नहीं होंगे, हल्के नहीं होंगे, तो ये सब प्रॉपर्टी नहीं मिल पाता था वहाँ पे। इसीलिए हम लोग सिंथेटिक फाइबर बनाए, संश्लेषित रेशा बनाए, जिससे वो हम लोग को प्रॉपर्टी मिल पाए कि प्रबल हों, इलास्टिक हों, लाइट वेट हों। तो इसीलिए हम लोग सिंथेटिक फाइबर में जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो सारा नेचुरल फाइबर में प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, एक दूसरे के अपोजिट में वो होगा। गुण, यह प्रबल होता है, प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक होता है और हल्का होता है। इसकी प्रबलता इतनी अधिक होती है कि इसका उपयोग आप जानते हैं कि पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली जो रस्सी है ना, उसका निर्माण करते हैं। अब सोचिए कि कितना वो मजबूत है कि पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने वाले जो रस्सी है ना, उसके निर्माण में नायलॉन का उपयोग होता है। तो ये कितना मजबूत होगा। अब है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर क्या होता है? यह कपड़ा जल्दी नहीं सिकुड़ता है, इसकी खास विशेषता है। मतलब ये सिंथेटिक फाइबर्स ना है तो प्राकृतिक फाइबर से बहुत अलग होते हैं, लेकिन इनकी विशेषताएं बहुत होती है, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। पॉलिस्टर, यह कपड़ा जल्दी नहीं सिकुड़ता है, मतलब रिंकल्स इसमें नहीं आएगा और इसे धोना आसान होता है।
इसका उपयोग कमीज़ बनाने में होता है, यानी शर्ट्स बनाने में होता है। अब है पीईटी यानी पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट, पॉलिस्टर का एक बहुत प्रसिद्ध रूप है। ये जो है पॉलिस्टर का ही रूप है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध रूप है, बहुत फेमस है, जिसका उपयोग अभी जो हम लोग बॉटल यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं किचन्स में, तार यूज़ करते हैं, वो सारा यूज इसी से होता है, पीईटी पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट से, जो कि पॉलिस्टर ही है। अब नेक्स्ट है एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या होता है? यह ऊन जैसा दिखता है, इसको आप झूठा ऊन कह सकते हैं। यानी ऊन में अगर आपको मिलावट मिल जाए या ऊन का कपड़ा अगर आपको ख़राब दिख रहा है या ऊन नकली अगर लग रहा है, तो वो एक्रेलिक का ही बना होगा और ऊन की अपेक्षा ये सस्ता होता है, इसलिए इसका उपयोग भी कर लेते हैं लोग। टिकाऊ तो उससे ज़्यादा होता है और विभिन्न रंगों में भी उपलब्ध होता है। यानी ऊन जो है प्राकृतिक है और उसमें हम लोग न सस्ता वाला गुण, न टिकाऊ वाला गुण, न विभिन्न रंगों में उपलब्ध होने वाला गुण मिलता है, तो उसके जगह पे एक्रेलिक को हम लोग ऊन की ही जैसा दिखता है इसलिए यूज़ कर लेते हैं और इससे सस्ता भी कपड़ा आ जाता है। नौ फोर्थ टॉपिक जो है, संश्लेषित रेशों के सामान्य गुण क्या क्या हैं। देखिए क्यों इनको उपयोग किया जाता है। तो सामान्य गुण क्या क्या हैं? जैसे सबसे पहला गुण क्या रहेगा? ये शीघ्र सूख जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सूख जाता है, तो इसीलिए हम लोग को आसान लगता है इसको यूज़ करना। दूसरा क्या है कि अधिक टिकाऊ होते हैं, बहुत बहुत टिकाऊ होंगे। तीसरा क्या है कि कम महंगे होते हैं। और चौथा क्या है कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अतः इन चार और भी बहुत गुण हैं जिनके कारण संश्लेषित रेशों का हम लोग उपयोग दैनिक जीवन में बहुत आराम से करते हैं। अब है हानिकारक गुण। जो खराब गुण है वो क्या है इसका? तो कुछ हर चीज़ में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। तो इसमें बुराई क्या है कि गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं, जो कि बहुत ये पहला इनकी बुराई है। और दूसरा क्या है कि पहनने वाले के शरीर से चिपक जाते हैं, तो ये दूसरी इसकी बुराई है। यानी अगर हम देखें सिंथेटिक फाइबर में बहुत सारे तो गुण थे, लेकिन अवगुण जो है हानिकारक गुण, वो पहला क्या है? तो गर्म करने पर पिघल जाएंगे और पहनने वाले के शरीर से चिपक जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टिक। इस बुक का सेकंड जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक, यानी सेकंड पार्ट आप कह सकते हैं, वह है प्लास्टिक। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सिंथेटिक फाइबर। नाउ प्लास्टिक, तो परिभाषा क्या है प्लास्टिक का? परिभाषा क्या होगी? तो प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बहुलक मतलब पॉलीमर है। पॉलीमर कैसे बनता था? मोनोमर से, यानी छोटे छोटे यूनिट को जोड़ जोड़ के वो बनता था एक चेन की तरह। तो प्लास्टिक है क्या? एक बहुलक है जो कि एक लक से बनता है, यानी बहुत छोटे छोटे यूनिट से जुड़ के बनता है। अब है प्लास्टिक बहुलक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक में एक लक इकाइयाँ रैखिक यानी लीनियर कभी मिलती है, कभी क्रॉस लिंक्ड मिलती है। इस व्यवस्था में व्यवस्थित हो सकती है, या तो सिंगल ऐसे ऐसे वो व्यवस्थित होगा एक लाइन में, या कभी कभी वो ऐसे व्यवस्थित होता है चेन बना के, क्रॉस लिंक्ड करके, ऊपर नीचे जैसे भी हो, एक लाइन में बस नहीं होगा। तो ये है क्रॉस लिंक्ड व्यवस्था में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। अब प्लास्टिक के प्रकार क्या हैं? तो प्लास्टिक के प्रकार हैं, पहला थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर आसानी से डिफ़ॉर्म हो जाते हैं, मतलब पिघल जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। मतलब जब जब आपको उसको नया चीज़ बनाना है, कैसे क्ले होता है, बार बार उसको शेप बदल सकते हैं, उसी तरह का ये होता है थर्मोप्लास्टिक, कि बार बार आप उसको नया चीज़ बनाने में उपयोग कर सकते हैं। सरलता से मुड़ जाते हैं और पुनः चक्रित यानी रिसाइकल भी किया जा सकता है। तो पहला जो थर्मोप्लास्टिक है वो ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाएंगे और बार बार उनको पुनः चक्रित किया जा सकता है और सरलता से वो मुड़ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण जो है पॉलीथीन बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। जो पॉलीथीन बैग हम लोग यूज़ करते हैं सब्जियां फल लाने के लिए, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं उसको। तो पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। और पीवीसी दूसरा एग्जाम्पल क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब दूसरा जो प्लास्टिक है वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सेटिंग, यानी एक बार इसको सेट कर दिया गया ना किसी चीज़ बनाने में,
अर्थात वे प्लास्टिक जिन्हें एक बार ढालने के बाद उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार तो इनसे मनचाहा चीज़ आप बना लिए, उसके बाद इसको गर्म कितना भी करेंगे तो ये टूट जाएगा, पिघलेगा नहीं और पुनः चक्रित इसको वापस नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बार ही जो बनाना है वो बना सकते हैं। यानी इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सेटिंग इस वर्ड में आता है। थर्मो के बाद सेटिंग आता है, यानी एक बार सेट कर दो फिर वो बार बार सेट नहीं हो पाएगा। अब एग्ज़ाम्पल ज़रा देखते हैं। तो उदाहरण जो है एग्ज़ाम्पल इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, बेकेलाइट एक बहुत प्यारा एग्ज़ाम्पल है। ये ऊष्मा और विद्युत का भी कुचालक होता है। किचन में ये बहुत सारी चीज़ों का हैंडल बना होता है, जैसे कुकर वगैरह का और जिसका उपयोग बिजली के स्विच वगैरह में भी और बर्तनों के हत्थे, ये अभी हम बता रहे थे कि बर्तनों के हैंडल बनाने में यूज़ किया जाता है और बिजली का स्विच भी इसको बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है तो करंट तो आएगा नहीं, तो फिर बेकलाइट का यूज़ हो जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में सेटिंग वर्ड याद रखना है कि एक बार सेट कर दिए तो वो बार बार चेंज नहीं हो पाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल एक है, एक तो पहला एग्जाम्पल था बेकेलाइट, दूसरा है मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है? तो ये भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब इससे बनेगा क्या? तो अग्निरोधी होता है, इसीलिए अग्निरोधी होता है और फर्श की टाइलों और बर्तन बनाने में उपयोग होता है। अग्निरोधी का मतलब, अग्निरोधी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इसमें आग न के बराबर लगता है, तो आग से बचाने में भी इसका यूज किया जाता है और फर्श की टाइलों और बर्तन बनाने में उपयोग होता है। अब है प्लास्टिक के सामान्य गुण। अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्लास्टिक के प्रकार, अब है प्लास्टिक के सामान्य गुण। तो इसमें क्या है, पहला गुण क्या है? अक्रियाशील, नॉन रिएक्टिव होता है। प्लास्टिक जब बना था से लेके अभी तक बहुत पॉपुलर हो गया था क्योंकि इसका गुण बहुत अच्छा है, बहुत पॉपुलैरिटी इसके पास आ गई क्योंकि गुण बहुत बहुत अच्छा है। अक्रियाशील, नॉन रिएक्टिव होता है, यानी यह जल वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब ये बहुत दिनों तक बन के रह सकता है। जैसे प्लास्टिक जो है इसमें कुछ भी रखेंगे, इसलिए हम लोग किचन में भी प्लास्टिक का बर्तन वगैरह प्लास्टिक का डब्बा यूज़ करते हैं और जनरल वर्क के लिए हमारे घरों में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका सबसे अच्छा जो रीज़न है यही है कि ये अभिक्रिया करता ही नहीं है, चाहे जल से या वायु से अभिक्रिया नहीं करता। अब है क्या दूसरा प्रॉपर्टी? हल्का होगा, प्रबल होगा, प्रबल मतलब बहुत मजबूत होगा, टिकाऊ होगा, बहुत दिनों तक टिका हुआ रहेगा। तो धातुओं की अपेक्षा ये सस्ता भी होता है, ये भी एक अच्छा उदाहरण है कि धातु की अपेक्षा सस्ता होता है, इसलिए ज़्यादा ये यूज होता है। और धातु खराब भी हो सकती है, ये खराब नहीं होता है, टिकाऊ होता है। कुचालक यानी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो आप इससे ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होने के कारण इसका ये भी फ़ायदा है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सामान भी बना सकते हैं। अक्सर आप देखते होंगे तार के ऊपर जो वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है ना, तार बनाया जाता है प्लास्टिक से ही, ताकि इससे करंट बाहर ना आ सके। ये तो था प्लास्टिक का सामान्य गुण। अब है नेक्स्ट टॉपिक पर्यावरण और प्लास्टिक। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण और प्लास्टिक, इन्वायरमेंट एंड प्लास्टिक। तो पहले टॉपिक में क्या है? जैव निम्नीकरणीय, इसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल होता क्या है कि ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से अगर छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप जीवाणु उनको तोड़ तोड़ के, जैसे ये चीज़ है तो उसको तोड़ तोड़ के मिट्टी में मिला देता है, ठीक है, यानी अपघटन जीवाणु कर सकते हैं इजीली। और एक होता है अनिम्नीकरण वाला, तो ऐसे पदार्थ जिनका जीवाणु अपघटन नहीं कर सकते हैं, मतलब तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि एक बार बन गया तो हमेशा के लिए वो पड़ा रहता है और पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हमारे जल, वायु, मृदा, जब बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो देखते हैं जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेड, ये वर्ड जो है ना बहुत प्यारा वर्ड है। बायो प्लस डी प्लस ग्रेड, ग्रेडेबल, एबल लास्ट में लिखा हुआ है। बायो का मतलब लाइफ होता है, डी मतलब तोड़ना, ग्रेड करना, तो मतलब कोई भी चीज़ जिसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर इससे जीवन लायक कुछ बनाया जा सके, यानी जीवन में मृदा में, मिट्टियों में मिलाया जा सके, तो उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाती है, बस आपको याद रखना है कि उनका अपघटन अगर हो सकता है तो बायोडिग्रेडेबल है, और अगर अपघटन नहीं हो सकता है आसानी से
तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो जैव अनिम्नीकरणीय जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से अपघटित नहीं हो पाते हैं। तो नहीं अपघटन हुआ तो उनको फिर जैव अनिम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। जैसे प्लास्टिक, अभी जो हम प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक क्यों बनाया गया है, इसका कारण ये है कि है तो वो बहुत अच्छा चीज़ सब, सिंथेटिक फाइबर बहुत अच्छा अच्छा गुण है उसमें, प्लास्टिक में बहुत अच्छा अच्छा गुण है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जैव और निम्नीकरणीय होते हैं वो सारे। प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं, देखिए लिखा हुआ भी है। और इस चैप्टर में बताया गया है कि प्लास्टिक इतना खतरनाक है कि एक बार बनने के बाद, अभी भी आप जाते होंगे समुद्र किनारों पे तो देखते होंगे प्लास्टिक का बॉटल पड़ा हुआ रहता है, या नदी को किनारे बहुत सारे बचे हुए रहते हैं। ये बहुत नुकसानदायक है। या कचरा में भी प्लास्टिक अगर एक बार आ जाता है तो वो रिसाइकल नहीं हो पाता है जल्दी से। तो जैव अनिम्नीकरणीय जो भी है पदार्थ, वो हमारे जलवायु के लिए, हमारे मिट्टी के लिए, जल के लिए बहुत खतरनाक है। तो ठीक है, अब जैव निम्नीकरण का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कपास और कागज़, वे सारी चीज़ जो, जैसे कपास यानी रुई और कागज़ पेपर, ये सारे जो हैं वो आराम से टूट जाते हैं, यानी अगर मिट्टी में इनको छोड़ दिया जाए तो आराम से टूट के वो मिट्टी में मिल जाएंगे, यानी जीवाणु उनको अपघटित कर देगा। लेकिन प्लास्टिक को जीवाणु अपघटित नहीं कर सकता है। अब तीसरा देखते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव। क्या पड़ता है इनका प्रभाव? तो प्लास्टिक जो है उसका अत्यधिक उपयोग गंभीर पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। ये अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि हर जगह आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखता है, और ये इतना ज़्यादा प्रदूषण फैला देता है, और इसको विघटित भी नहीं कर सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यह जल्दी विघटित नहीं होता और ये हमेशा बना हुआ रहता है। तो इस सब के लिए एक उपाय बहुत अच्छा है, बुक में भी बताया हुआ है कि 4R सिद्धांत हम लोग अपना के इसको बहुत कम कर सकते हैं, हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें आर क्या है, यानी ये 4R है, 4R। तो 4R कौन कौन सा है? पहला आर है कम उपयोग करें, रिड्यूस। दूसरा आर क्या है? ये है पुनः उपयोग करें। पहला आर हो गया कम उपयोग करें, यानी रिड्यूस कर लीजिए, अपनी इच्छाओं को रिड्यूस करिए, और बहुत सारे सामान जो है ना घर में पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं, इसलिए उपयोग कम कीजिए, और अगर उपयोग हो रहा है तो पुनः उपयोग कर लें। दूसरा क्या है? रीयूज, पुनः उपयोग करें। तीसरा क्या है? तीसरा जो आर है वो क्या है? पुनः चक्रित करें, यानी रिसाइकल। और चौथा जो आर है वो है पुनः प्राप्त करें, यानी रिकवर। इस तरह से हम पर्यावरण को प्लास्टिक से बचाने और सिंथेटिक फाइबर से बचाने के लिए 4R यानी 4R सिद्धांत का यूज कर सकते हैं, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर कर सकते हैं। ये था सारा टॉपिक्स इस चैप्टर का। A lot of thanks to all of you for watching, subscribing and liking my videos and supporting me. Thank you all.